हेलो बच्चों, मैं चंदन विश्वकर्मा आज आप लोगों को टेंस के अगले पार्ट्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, पहले तो हमारी योजना थी इस टेंस को एक ट्रिक के माध्यम से छोटे में ही पढ़ा देना, लेकिन अगर इसे छोटे माध्यम में पढ़ाया जाता तो इसमें कुछ छोटे रूल्स लेकिन महत्वपूर्ण वे छूट जाते। इसलिए अब उस ट्रिक के माध्यम से नहीं बल्कि अलग अलग टेंस के हिसाब से ही इसे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चों इसे पढ़ा जाए। कल बच्चों हम लोगों ने टेंस की क्लासिफिकेशन और उसकी पहचान को पढ़ा था। अब उसके बाद से बच्चों हमारा जब टेंस हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान कल हमने बतलाया था, ता है होता है। इसकी पहचान क्या होता है? ता। यह पहचान बेस फॉर्म होता है जब हम इसमें इनकी मात्राओं को बदलते जाएंगे तो इसके कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन को पा सकते हैं। जैसे यहां पर ता है, इसकी मात्राओं को बदलते जाएंगे। ता है, ते है, ते हो, ता हूं, ती हूं या ती है, ये कंप्लीट इसका पहचान। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं और इसकी पहचान है ता है। और इसकी पहचान क्या है? ता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहां पर है। जैसे वह अपने बड़ों का सम्मान करता है। वह अपने बड़ों का सम्मान करता है। राम अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता है। शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं और सूर्य आसमान में चमकता है। तो ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों, वह अपने बड़ों का सम्मान करता
है। तो अभी बच्चों कल के वीडियो में हमने आप लोगों को इस सेंटेंस की या किसी भी प्रकार के सेंटेंस की टेंस को पहचानना और उस सेंटेंस में आए हुए हर एक शब्दों को पहचानना बतलाया था। तो वहां से बच्चों आप लोग इस वाक्य में टेंस को पहचानेंगे और जितने वर्ड यहां पर आए हुए हैं उन सभी को पहचानेंगे। तो बच्चों वह अपने बड़ों का सम्मान करता है, इस वाक्य के अंत में ता है आया हुआ है। तो इसका मतलब यह कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और टेंस के अलावा जो और सब शब्दों की पहचान हमें करनी थी उसमें अब हम मेन वर्ब को पहचानेंगे। तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सम्मान करना। फिर हम पहचानेंगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है बच्चों? वह। और इसके पश्चात हम पहचानेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। ये रहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब बच्चों कोई भी एग्जाम्पल हमें दिया जाएगा तो हम उन सभी एग्जाम्पल में इस प्रकार से आए हुए सभी शब्दों की पहचान करेंगे। एक बात और बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो ता है होता है, लेकिन अब बात यह आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किस प्रकार के कार्यों को, एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग केवल उसी एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो एक्शन, जो कार्य रोजाना हो रहा होता है, जो कार्य रेगुलर किया जा रहा होता है। जैसे बच्चों यहां पर है वह अपने बड़ों का सम्मान करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इस सेंटेंस का मतलब यह कि वह हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करता है, अर्थात यह कार्य रेगुलर किया जा रहा है बच्चों। उसी प्रकार राम अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता है। इसका मतलब राम हमेशा रेगुलर अपनी कक्षा में प्रथम आता है। फिर यहां पर है शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, अर्थात शर्मा जी के द्वारा यह कार्य रेगुलर किया जा रहा है बच्चों। तो इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस प्रकार के कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कार्य रेगुलर किया जा रहा होता है। तो यहां तक बच्चों उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसलेट करने का नियम, ट्रांसलेट करना। तो बच्चों ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ सेंटेंस भी जानना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला सेंटेंस है
अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लास्ट है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों हमें हर एक टेंस को इन 4 सेंटेंस में पढ़ना रहेगा, इन चारों सेंटेंसेज में पढ़ना रहेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। बच्चों अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इन दोनों को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का पार्ट्स होता है, सॉरी बच्चों काइंड्स होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, काइंड्स और पार्ट्स, कभी कभी हम इन दोनों वर्ड्स का प्रयोग बिना किसी अंतर के एक ही जगह पर एक समान अर्थ में करते हैं, लेकिन इन दोनों वर्ड्स का अलग अलग मतलब होता है और इनका यूज भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो ये बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का काइंड होता है। अब इसे समझा जाए बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बच्चों सकारात्मक वाक्य कहा जाता है और निगेटिव सेंटेंस को निषेधात्मक या फिर नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। अब एक बार बच्चों से फिर से समझिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। लेकिन ये सकारात्मक और नकारात्मक किस प्रकार से होते हैं बच्चों? जैसे इस एग्जाम्पल को आप पढ़िए, वह अपने बड़ों का सम्मान करता है, या राम अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता है, या फिर शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, या फिर इन एग्जाम्पल्स में से कोई भी। आप जब इन एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे तो आप एक भाव पाते हैं कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस सब्जेक्ट के बारे में किसी व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है। यही किसी व्यक्ति को सूचित करना ही, किसी व्यक्ति को सूचित करना ही असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन जब वह सूचना सकारात्मक होती है तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, और जब वही सूचना नकारात्मक में होगा तब हम उसी को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके ठीक बाद बच्चों टर्न आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछने का काम करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी बात को पूछता है, और यह पूछता भी दो प्रकार से है। पहला, जब ये किसी भी बात को पूछेगा तो पूछने से पहले ही क्या शब्द का इस्तेमाल कर देगा। किसी बात को पूछने से पहले ही क्या शब्द का इस्तेमाल कर देगा। जैसे बच्चों कहा ही जाए, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलना जानते हो? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? क्या तुम अपने बड़ों का सम्मान करते हो? क्या सीता प्रतिदिन अपना होमवर्क पूरा करती है? क्या सूर्य पूरब दिशा में उदित होता है? क्या वह झूठ बोलता है? तो ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स थे। आपने देखा होगा कि इन सभी एग्जाम्पल में शुरुआत में ही, वेरी स्टार्टिंग में ही क्या शब्द आया है, और क्या शब्द आने से जब उसका हम आंसर देंगे तो आंसर केवल यस या नो में दिया जाएगा, हाँ या ना में दिया जाएगा। जैसे बच्चों भी हमने पहला सेंटेंस आपको बतलाया था, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो इसका जवाब बच्चों आप या तो हाँ में दोगे और या तो ना में दोगे। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आप कहोगे यस सर, और नहीं खेलते हो तो आप कहोगे नहीं, नो सर। इसी प्रकार से अगर यह कहा जाए क्या सीता ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, तो इसका आंसर भी यस या नो में ही दिया जाएगा। अगर उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था तो वह कहेगी यस, अगर पूरा नहीं कर पाई थी तब वो कहेगी नो। तो बच्चों कहने का मतलब, जब हम किसी प्रश्न को पूछते हैं और प्रश्न के वेरी स्टार्टिंग में क्या आया होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में, बीच का मतलब स्टार्टिंग वर्ड को छोड़ने के बाद कहीं भी आए, तब हम उसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तब हम उसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों ये सेंटेंस के कुछ परिचय थे। हालांकि एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम इन सेंटेंसेस को और डिटेल में भी करते रहेंगे। तो यहाँ तक केवल हमें इतना ही फिलहाल समझना था। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों पहला सेंटेंस आता है सॉल्व करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जितना है, किसी एक टेंस की बात नहीं कर रहे बच्चों, जितने टेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के टेंस के लिए एक ही रूल है बच्चों। क्या रूल है? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बच्चों लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तथा बिल्कुल लास्ट में बच्चों लिखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद हम फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को क्लोज कर देते हैं। तो बच्चों यही एक लाइन का रूल
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए बच्चों इसे हम समझते हैं। बच्चों कल आप लोगों ने टेंस की पहचान और सेंटेंस में आए हुए हर एक शब्दों की पहचान को सीखा था। उसी पहचान के आधार पर जब हम सॉल्व करने लगेंगे, ट्रांसलेट करने लगेंगे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम किसे लिखेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड को क्रम से बांट देते हैं। तो इसे बच्चों और क्लियर से समझिए। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो हम सब्जेक्ट की जगह पर उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की जगह पर नहीं करेंगे, क्योंकि डू और डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। तो ये जगह हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब यह सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर में से कोई होगा, जब यह सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट में से कोई भी एक होगा, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ देंगे। तब क्या करेंगे बच्चों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ दिया जाता है। अब बात ये आई कब हम एस जोड़ेंगे और कब ईएस जोड़ेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब या जिस वर्ब का लास्ट लेटर ओ, एस, एस एच, टी सी एच या सी एच हो, तो उसमें हम ई एस को जोड़ते हैं और बाकी शेष सभी वर्ब में हम हमेशा एस को जोड़ेंगे। इसके अलावा बच्चों दूसरी कंडीशन क्या बनती है? जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब हम मेन वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो बच्चों यही लाइन सभी प्रकार के टेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस लाइन को एक बार फिर से समझते हैं और उसके बाद ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम सॉल्व करते समय सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को,
यह हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के अनुसार लिखी जाएगी और उसके बाद मेन वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को और अदर वर्ब को लिखते हैं। अब सब्जेक्ट के लिए दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और जब यही सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम इस मेन वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर डू या डज का प्रयोग हम कर देंगे तो वह सेंटेंस एक अलग प्रकार का मायने रखने लगता है, एक अलग मीन्स रखने लगता है। हालांकि इसके लास्ट में उसे भी क्लियर किया जाएगा। तो अब बच्चों ये आपके ट्रांसलेट का रूल्स रहा और अब उन एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाए। जैसे बच्चों पहला एग्जाम्पल है, वह अपने बड़ों का सम्मान करता है। तो इस सेंटेंस में आए हुए सभी शब्दों की पहचान तो हो गई है। रूल कह रहा है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? वह शब्द से एक स्त्री और पुरुष दोनों को ही संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। तो स्त्री को संबोधित करने पर हम सी लिखेंगे और पुरुष को संबोधित करने पर ही लिखेंगे। तो यहां पर वह एक पुरुष को संबोधित किया जा रहा है क्योंकि वह अपने बड़ों का सम्मान करता है। ता है, आया है, तो ये पुरुष का भाव रखता है। अगर यहां पर होता सम्मान करती है तब एक स्त्री का बोध होता है। तो यहां पर ता है आने से वह एक पुरुष का भाव रख रहा है। तो हम सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। यहां पर जगह की कमी के कारण बच्चों इसे इरेज कर रहे हैं। हालांकि पहचान तो आप लोगों को क्लियर ही हो गई थी। तो हम सब्जेक्ट की जगह पर ही लिख दिए। अब दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, उसे लिखना नहीं है। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब है सम्मान करना। सम्मान करने को हम कहते हैं रेस्पेक्ट। अब सब्जेक्ट इनमें से एक है या फिर इनमें से कोई एक है। जब आप देखेंगे बच्चों तो आप पाओगे सब्जेक्ट इनमें से एक है। तो अगर सब्जेक्ट इनमें से एक होगा तो हम इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ देंगे। तो मेन वर्ब रहा रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट में बच्चों आप क्या जोड़ोगे? एस या ईएस। अभी हमने बतलाया था वहां पर जब इस वर्ब का लास्ट लेटर ओ, एस, एस एच, सी एच होगा तब आप ईएस जोड़ोगे, नहीं तो हमेशा केवल एस जोड़ोगे। तो बच्चों रेस्पेक्ट का लास्ट लेटर तो टी है। क्या टी, ओ, एस, एस एच, सी एच में से कोई एक है? नहीं। इसलिए हम इसके अंत में ईएस नहीं जोड़ेंगे बल्कि केवल और केवल एस जोड़ेंगे। तो यहां पर हो जाएगा एस।
और इसके बाद बच्चों मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये रहा अपने बड़ों का। अपना ये पॉसेसिव केस होता है और ये निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ अपना के लिए या अपना का पॉसेसिव केस हिज होगा। और बड़ों के लिए एल्डर्स का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड तो आया नहीं है, तो अब हमारा सेंटेंस यहीं पर क्लोज हो जाता है। तो वह अपने बड़ों का सम्मान करता है, इसे हम कहेंगे ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। ठीक है बच्चों, फिर अगले एग्जाम्पल को, दूसरे एग्जाम्पल को समझा जाए। राम अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता है। बच्चों पहचान करिए, आता है टेंस की पहचान। ता है टेंस हो गया, आना मेन वर्ब हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, और ये सब के सब अदर वर्ड होंगे, क्योंकि इसमें ना तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना तो कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब उसमें देखा जाएगा, तो इस वर्ब को, इस शब्द को हम मेन वर्ब के साथ ही मिला के रखेंगे। यह टाइम शो करता है और ये प्लेस को शो कर रहा है। तो अब इसे बच्चों सॉल्व किया जाए। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है? राम। तो हम सब्जेक्ट की जगह क्या लिख देंगे? इन एग्जाम्पल्स को बेटा मिटा दे रहे हैं थोड़ी जगह की कमी के कारण। तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे? राम। फिर हेल्पिंग वर्ब तो हमें लिखना नहीं है, मेन वर्ब है आना, और इसको इसके साथ मिला के लिखना है। तो इसके लिए हम स्टैंड फर्स्ट लिखते हैं। प्रथम आता है स्टैंड फर्स्ट, सेकंड आता है स्टैंड सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर प्रथम आता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? स्टैंड फर्स्ट। लेकिन अब यह सब्जेक्ट भी तो पहले वाले ग्रुप से ही संबंधित है, तो हम इस वर्ग में एस या ईएस जोड़ेंगे। यहां पर एस जोड़ा जाएगा या ईएस जोड़ा जाएगा? एस जोड़ा जाएगा। और उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, फिर अदर वर्ड ये भी है और ये भी है। तो अपनी कक्षा में, अपनी शब्द यहां पर हमने बतलाया था सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो सब्जेक्ट राम है, राम के साथ अपनी शब्द के लिए लिखा जाएगा हिज। तो हो जाएगा इन हिज क्लास। अब सदैव बचा है क्या बच्चों? सदैव जैसा कि आपने देखा अदर वर्ड ही है, लेकिन कुछ अदर वर्ड जैसे ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, इन अदर वर्ड्स का प्रयोग मेन वर्ब से ठीक पहले होता है। तो मेन वर्ब यहां पर क्या है?
स्टैंड, तो इसके लिए सदैव के लिए ऑलवेज वर्ड हम लास्ट में नहीं बल्कि वर्ब से ठीक पहले यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ऑलवेज। अब यह कंप्लीट सेंटेंस बना, राम ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का एक अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने का तरीका था, क्योंकि इसमें आज थोड़े से ज़्यादा रूल्स वगैरह को बताने पड़े, तो इसलिए आपका ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अब इसके बाद वाले जो नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रहेंगे उनका चैप्टर कल वाले वीडियो में रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।